सीमा की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। वो अपने नए घर में कदम रखते ही थोड़ी घबरा गई थी, क्योंकि उसे ससुराल का नाम सोचकर हमेशा से ही डर लगता था। कांता, उसकी सास, रसोई में बैठी थी और सीमा को देखकर उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान दी। सीमा ने उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। अरे बहू, थक गई होगी ना, जाओ जाकर आराम कर लो। नहीं माँ जी, ठीक हूँ मैं। चलो अब तुम आराम करो, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं माँ जी, मैं बनाती हूँ ना चाय, आप क्यों जहमत करेंगी। अरे बहू बैठो, मैं बनाती हूँ चाय, तुम्हें अभी रसोई के बारे में कुछ नहीं पता। जी ठीक है। सीमा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बैठ गई। शाम को सीमा ने खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन कांता हर बात में उसे टोकती रही। सीमा को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो करती भी क्या। उसने सोचा अभी वो नई नई आई है, धीरे धीरे ये सब ठीक हो जाएगा। बहू, नमक थोड़ा कम डालो, दाल को थोड़ा और पकाना चाहिए। जी माँ जी, मैं दाल को थोड़ा और पका देती हूँ। मैंने यहाँ बहुत अच्छा खाना बना के खिलाया है और मैं चाहती हूँ तुम मेरे हिसाब से चलो। हाँ भाभी, आपको माँ की तरह ही खाना बनाना सीखना पड़ेगा, किचन में उनका ही राज चलता है। जब सब लोग खाना खाने बैठे तो कांता ने खाने में कमियां निकालना शुरू कर दिया। दाल कच्ची है भाई। अरे नहीं कांता, दाल तो ठीक है। तुम्हें क्या पता, इतने सालों से मैं खाना बना रही हूँ ना। माँ, अब सीमा आ गई है, तुम आराम करो, वो भी अच्छा खाना बनाती है। पर कांता को तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि सीमा ने आते ही पूरे घर पर कब्जा कर लिया है। ये बात उनको बहुत बुरी लगी। फिलहाल अगले दिन सीमा ने नाश्ता बनाया, लेकिन कांता ने उसमें भी कमियां निकाली। आलू अभी भी कच्चा है। माँ, खाना ठीक तो है। अरे चुप कर, तुझे क्या पता, बचपन से मैंने तुम्हें खाना बनाकर खिलाया है। अरे कांता, क्यों बात को बढ़ाती हो, खाना ठीक तो बना है। पापा, माँ सही कह रही है, सब्जी कच्ची तो है, सब्जी में माँ के खाने जैसा स्वाद नहीं है। तू चुप कर, खुद तो गैस जलानी भी नहीं आती, बढ़िया इस सब्जी में कमी निकालने वाली। तुम सब लोग पागल हो गए हो क्या, जो ये कच्चा खाना भी तुम लोगों को अच्छा लग रहा है। माँ जी, मैं कल से और अच्छा खाना बनाने की कोशिश करूंगी और सब्जी भी अच्छे से पकाऊंगी। इसी तरह कमियां और ताने सुनते हुए एक दिन और निकल गया। सीमा इस सब से बहुत परेशान हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो जितना अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती, लेकिन उसकी सास कमी निकालती रहती। अगले दिन फिर सब लोग खाना खाने बैठे तो कांता बोली, आज भी दाल ढंग से पकी नहीं, कच्चेपन का स्वाद आ रहा है। भाई मुझे तो दाल ठीक लग रही है। हाँ माँ, आज तो दाल और दिन से ज्यादा स्वाद लग रही है। ये दाल तुम लोगों को अच्छी लग रही है? हाँ तो हो गई, मैं बिल्कुल गली हुई दाल बनाती थी और ये दाल कच्चेपन का स्वाद दे रही है। सीमा इन सब बातों से बहुत परेशान हो गई। वो जितना भी अच्छे से खाना बनाती थी, उसकी सास को उसमें कमियां ही नजर आती थी। रोज सुबह शाम उसे खाने के लिए ताने सुनने पड़ते थे। दूसरे दिन फिर सब खाना खाने बैठे। उस दिन सीमा ने खाना बनाने में 4 बार कुकर की सीटी लगाई थी। ये लड़की हम सबको बीमार करके ही मानेगी, आज तो गोभी हाथ से फूट तक नहीं रही। कांता, सारी कच्ची सब्जी तुम्हारी थाली में क्यों आ जाती है भाई? मुझे तो सब्जी में कोई खराबी नहीं लगती। मुझे तो सब्जी रोज से ज्यादा पकी हुई लग रही है, आपको कच्ची क्यों लग रही है? हाँ, मैं पागल हूँ ना, मुझे खाना बनाना कहाँ आता है। इतने साल से मैं तुम लोगों को खाना बना के खिला रही हूँ और मुझे कच्चे और पक्के खाने का अंतर नहीं पता। अरे माँ, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि आपको खाना बनाना नहीं आता। मैं बस ये कह रहा हूँ कि सब्जी तो आज और दिन से ज्यादा पकी हुई है। हाँ, तो कुछ कहता ही कहाँ है, कहती तो सिर्फ मैं हूँ। तुम लोगों का बुरा चाहती हो ना मैं। कांता, तुम क्यों बेवजह बात बढ़ाती हो? क्या खराबी है सब्जी में? पापा, सब्जी कच्ची तो है, मुझे तो इसका स्वाद भी कुछ अलग लग रहा है। अच्छा, कमियां तो ऐसे बता रही है जैसे खुद किसी होटल में मास्टर शेफ हो। बता जरा, सब्जी में कौन कौन से मसाले डाले जाते हैं? आप तो मेरी लड़की के पीछे पड़े रहा करो। अरे अभी छोटी है, सीख जाएगी। कब सीख जाएगी? ससुराल जाने के बाद, वहां जाके मेरी नाक ही कटवाएगी। 22 साल की हो गई, अभी तक चाय बनानी नहीं आती ढंग से। आपने मेरे पीछे ही पड़े रहते हो, मुझे नहीं खाना। लो, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को बातें सुननी पड़ती है, उसे खाना भी नहीं खाना भी। मैंने तो कुछ नहीं किया माँ जी, मेरी क्या गलती है? इसमें सीमा की क्या गलती है? छोटी को भी अब घर का काम सीखना चाहिए, इसमें गलत क्या है? तुझे तो हर बात में अपनी बीवी का साथ देना होता है। माँ, इसमें सीमा का साथ देने वाली क्या बात है? पापा ने अगर घर का काम सीखने को कहा है तो इसमें गलत क्या है? आखिर वो कब सीखेगी? ये सीमा कौन सा सीख क्या आई है? रोज कच्चा खाना बना के खिलाती है और वो भी तुम लोग बहुत स्वाद लेके खाते हो। कम से कम बनाती तो है, और ये आपके मन का वहम है कि खाना कच्चा है।
सीमा के बनाए हुए खाने में कोई कमी नहीं है, ये सिर्फ आपको लगता है कि खाना ठीक से नहीं बना है। अब इस सब से सीमा बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या। उस रात सीमा राहुल से अपने दिल की बात करती है। मैं इतनी मेहनत और ध्यान से खाना बनाती हूँ, लेकिन फिर भी माँ जी और छोटी को कमी लगती है। मुझे समझ में नहीं आता ऐसी क्या कमी रह जाती है मुझसे जो माँ जी को मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता। अरे तुम्हारे खाने में कोई कमी नहीं है, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तो फिर माँ जी को मेरा बनाया हुआ खाना क्यों पसंद नहीं आता? वो कुछ न कुछ कमी निकाल ही देती है। मैं जितने भी अच्छे से खाना बनाऊं उनको खाना पसंद ही नहीं आता। देखो सीमा, तुम्हारे खाने में कोई कमी नहीं है, लेकिन माँ सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहती है, क्योंकि शुरू से उन्होंने सब अपने हिसाब से किया है ना। घर और किचन को उन्होंने अपने हिसाब से संभाला है, इसलिए उनको लगता है कि उनसे अच्छा इस घर के किचन को और घर को कोई नहीं संभाल सकता, और इसीलिए उन्हें तुम्हारे खाने में कमी नजर आती है। मैं तो सब उनके हिसाब से ही करती हूँ, जैसा वो कहती हैं मैं वैसा ही खाना बनाती हूँ। मैं तो अपने हिसाब से एक चुटकी भर नमक भी नहीं बढ़ाती, लेकिन फिर भी मेरे बनाए हुए खाने में उन्हें कमी नजर आती है। मैं ना इन सब से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा अब मैं करूँ तो क्या करूँ। ऐसा कौन सा खाना बनाने का तरीका निकालूं जो माँ जी को मेरा बनाया हुआ खाना पसंद आ जाए बस। अरे बस बस, तुम तो तूफान महल की तरह शुरू हो गई। तो क्या करूं मैं? तुम परेशान मत हो, तुम जैसा खाना बनाती हो वैसे बनाओ। थोड़े दिन में ये सब शांत हो जाएगा और मम्मी को भी तुम्हारे हाथ का खाना पसंद आने लगेगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मम्मी का दिल जरूर जीत लोगी। एक दिन सीमा को लगता है कि शायद कुकर में खाना ठीक से नहीं पक रहा है, तो वो सोचती है कि शायद कुकर में ही कोई कमी है, तो वो ये कुकर बदलकर दूसरा नया कुकर ले आएगी। भैया, ये आपने कैसा कुकर दिया है? मैं 4-5 सीटी लगाती हूँ फिर भी खाना कच्चा ही रह जाता है। दाल बनाती हूँ, दाल कच्ची रह जाती है, कोई भी खाना ठीक से बनता ही नहीं है। इसे बदल कर दो मुझे। देखिए, कुकर तो अच्छी कंपनी का है बहन जी, आज तक किसी ने ऐसी शिकायत नहीं की। आपको ढंग से खाना बनाना आता भी है या नहीं? रुकिए, मैं आपको दाल बना के दिखाता हूँ। हाँ ठीक है, आप मुझे यही दाल बना के दिखाओ। देखिए, 1 सीटी में दाल बन गई। अब बताइए, मेरे कुकर में कमी है या दाल बनाने वाले में? हाँ, दाल तो बन गई है, लेकिन आप मुझे बदल के दूसरा कुकर दीजिए। मेरा कुकर अभी वारंटी में है ना। ठीक है, आप जिद कर रही है तो मैं आपको कुकर बदल कर दे देता हूँ, लेकिन हमारे कुकर में कोई परेशानी नहीं है। सीमा ने कुकर बदल लिया। फिर सीमा को शक हुआ शायद दाल या सब्जी ठीक नहीं है। वो किराने वाले और सब्जी वाले के पास गई और उनसे शिकायत की। दोनों ने कहा कि वो तो सबको एक जैसा ही सामान देते हैं। भैया, आप ये कैसी दाल देते हो? 4-4 सीटी में भी नहीं पकती, रोज दाल कच्ची रह जाती। आप जरूर मुझे खराब दाल देते हो। अरे बहन जी, कैसी बात कर रही है? मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करता। मैं 30 साल से ये दुकान चला रहा हूँ, आज तक किसी ने मुझसे नहीं कहा। आपने पहली बार कहा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप कहीं भी इस दाल को चेक करवा सकती हैं। अरे लेकिन अरे आप भरोसा रखिए, सबको अच्छी क्वालिटी का सामान ही देता हूँ मैं, आपको भी वही दिया है। अगर आपकी दाल अच्छी और बढ़िया क्वालिटी की है तो फिर ये दाल पकती क्यों नहीं है? आप मुझे दाल बदल के दो, मुझे ये दाल नहीं रखनी। आप नहीं मानती है तो मैं बदल देता हूँ, लेकिन हमारी दाल में कोई कमी नहीं है। सीमा किराने वाली की बात सुनकर परेशान हो जाती है। दाल भी ठीक, कुकर भी ठीक, हो सकता है सब्जी ठीक ना हो। फिर वो सब्जी वाले के पास जाती है। भैया, आप ये कैसे सब्जी देते हो? पकती नहीं है, इतनी देर तक पकाती हूँ फिर भी नहीं पकती। आप 5-10 रुपए कम लोगे तो क्या खराब सब्जी दे दोगे? बहन जी, ये क्या कह रही है आप? हम कभी किसी को खराब सब्जी नहीं देते। अब पैसे कम दे या बिल्कुल ना दे, हम खराब सब्जी रखते ही नहीं, तो देंगे कैसे? तो फिर ये सब्जी पकती क्यों नहीं है? मैं 4-4 सीटी लगाती हूँ फिर भी आलू गोभी गलते ही नहीं है, कच्ची ही रहता है। आप मुझे ये सब्जी बदल के दीजिए। ठीक है बहन जी, मैं आपको सब्जी बदल कर दूसरी दे देता हूँ, लेकिन हमने आपको कभी खराब सब्जी नहीं दी, ना ही किसी को देते हैं। सीमा दुकानदार और सब्जी वाले से दाल और सब्जी बदलवा लेती है और मन में सोचती है आज देखती हूँ सब्जी खराब है, दाल खराब है या कुकर खराब है। सीमा जैसे ही घर आती है उसकी सास और ननद ताने देना शुरू कर देती है। ऐसे कौन से काम से बाजार गई थी जो सारा दिन लगा दिया? राहुल और राहुल के पापा के आने का वक्त भी हो गया, लेकिन अभी तक खाना नहीं बना। अब जल्दबाजी में सबको कच्चा खाना बनाकर खिला दोगी? भाई और पापा को तो कच्चा खाना भी अच्छा लगने लगा है मम्मी। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया इसने। यही जाने क्या जादू किया है, लेकिन मैं अपना घर ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। मेरे होते हुए ये कभी नहीं होगा। तो देखती जा, मेरे रहते ये इस घर पे कब्जा कर ही नहीं सकती। नहीं माँ जी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मुझे इस घर पे कब्जा नहीं करना, मैं तो बस आप सबकी सेवा करना चाहती हूँ। कैसी सेवा करके? यूं पूरे घर को अपने कब्जे में करके? हम सब समझते हैं भाई तो इनके पीछे ऐसे पागल है, उन्हें तो सही गलत दिखाई भी नहीं देता।
और तुम्हारे पापा भी तो कम नहीं है, उन्हें भी तो इसका बनाया हुआ कच्चा खाना बहुत पसंद आता है। पता नहीं क्या जादू टोना कर रखा इसने। मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, मैं तो बस सही ढंग से खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। सास और ननद के ताने सुनने के बाद सीमा ने शाम का खाना बनाया, लेकिन फिर सास ने कमियां निकालनी शुरू कर दी। आज भी खाना कच्चा है भगवान। अरे भाग्यवान, कहाँ कच्चा है खाना, सही तो बना है, मुझे तो कोई कमी नहीं लग रही। माँ खाना बिल्कुल ठीक बना है। अरे चुप कर, तुझे तो जरा भी सेहत का ख्याल नहीं है। बीवी का गुलाम हो गया है क्या? कच्चा खाना खा खा के पेट में दर्द होगा, तबीयत खराब होगी, उसका क्या? तुम्हें क्या हो गया है कांता? ऐसा क्या खराब है इस खाने में जो हम सब खा के मर जाएंगे? जब मरने पे आ जाओगे तभी मानोगे क्या? खाना खराब बनता है, जाने क्या जादू चल गया है तुम सब पे। माँ जादू हम सब पे नहीं, आपके दिमाग पे चल गया। आपको लगता है आपसे अच्छा खाना कोई बना ही नहीं सकता। हम सबकी तबीयत खाना खाने से खराब भले ही ना हो, लेकिन आपकी तबीयत इतना गुस्सा करने से जरूर खराब हो जाएगी। प्लीज मान लो कि सीमा बहुत अच्छा खाना बनाती है। तुम्हें तो उसके खाने में कोई कमी नजर आती ही नहीं। वो चाहे खाना कच्चा बनाए या ऐसे ही गैस से उतार के तुम्हारे सामने रख दे, तुम्हें तो वो भी अच्छा ही लगेगा। पर मैं इस तरह से अपने घर और किचन को बर्बाद नहीं होने दूंगी। इसने तो आते ही किचन पर कब्जा कर लिया। माँ आप कैसी बात कर रही हो? सीमा कब्जा क्यों करेगी इस घर पर? वो तो बस हर तरह से आपको खुश करना चाहती है कि उसका बनाया हुआ खाना आपको पसंद आने लगे। अब जैसे कहती हो वो बिल्कुल वैसे ही तो खाना बनाती है। कांता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम ये उल्टी सीधी बातें करने लगी हो। बहू को इस घर और किचन पर कब्जा करके क्या मिलेगा भाई? मुझे क्या पता क्या मिलेगा, वही जाने जिसने आप सबके ऊपर जादू कर रखा है। नहीं माँ जी, मैं इस घर पर कब्जा करना नहीं चाहती। मैं तो बस आप सबको खुश देखना चाहती हूँ। सुनो इसकी बातें। मैं बस आप सबकी सेवा करना चाहती हूँ। मेरे मन में ये कभी ख्याल ही नहीं आया कि मैं इस घर पर कब्जा करूं। मैं तो बस इस घर की बेटी बन के रहना चाहती हूँ और आप सबकी सेवा करना चाहती हूँ। मैंने किसी पर कोई भी जादू टोना नहीं किया। सीमा बहुत उदास मन से खाना लगाती है और उसकी सास के ताने फिर से शुरू हो जाते हैं। आज भी दाल कच्ची है, इसमें कच्चेपन का स्वाद आ रहा है। कांता, तुम कभी नहीं सुधरोगी क्या? माँ जी, मैं इसे दोबारा कुकर में डालकर और अच्छी तरह पका देती हूँ। सीमा टेबल से दाल उठाकर फिर से किचन में जाती है और कुकर में डालकर उसे चूल्हे पर रख देती है। इस बार वो तय कर लेती है कि दाल को इतनी पकाएगी कि उसकी सास को शिकायत का मौका ही ना मिले। वो कुकर में लगातार 10 सीटी लगने देती है। आज देखती हूँ ये दाल कैसे नहीं पकती। आज मैं इस दाल को पकाकर गला कर रहूंगी। अरे कितना टाइम लगेगा दाल दोबारा पकने में? अब हम लोगों को भूखा मारने का इरादा है क्या? कांता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हें तो बस मौका चाहिए बहू को ताने सुनाने का। लगातार सीटियां लग रही थी, 3, 4, 5, 6। जैसी 10वीं सीटी लगती है अचानक एक तेज धमाका होता है। कुकर जोर से फट जाता है। दाल चारों तरफ उड़कर किचन की दीवारों और छत तक जा लगती है। बर्तन इधर उधर गिर जाते हैं। गैस स्टोव का कुछ हिस्सा टूट जाता है। मसाले की डिब्बियां जमीन पर बिखर जाती हैं। धमाके की आवाज सुनकर सब लोग भागकर किचन की ओर आते हैं। कांता, रामलाल, राहुल और छोटी सब दंग रह जाते हैं। पूरी रसोई गंदगी और टूटे फूटे सामान से भर गई। सीमा खुद भी दाल से सिरे से पांव तक भीग गई थी। राहुल ने गुस्से में अपनी मां की ओर देखा और तंज भरी आवाज में बोला, क्यों माँ, अब पक गई ना दाल? अब तो स्वाद आ रहा होगा। अब तो वैसा ही बना होगा जैसा आप बनाती थी। अब तो बिल्कुल आपकी जैसी ही गली हुई दाल मिल गई ना आपको। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी बीवी ने 10 सीटियां लगाकर कुकर ब्लास्ट कर दिया। नहीं, अब बताइए ना, अब तो आपकी फरमाइश पूरी हुई कि नहीं? अब तो घर के सारे बर्तन, मसाले, किचन के कप सब कुछ उड़ गया। और हाँ, इस नुकसान का एक भी पैसा मैं नहीं देने वाला। आपने जितना नुकसान किया है अब आप ही से भरे। राहुल के शब्द सुनकर कांता को काटो तो खून नहीं, वो हक्का बक्का रह जाती है। उनके चेहरे पर गुस्सा, शर्म और पछतावे का मिला जुला भाव होता है। सीमा चुपचाप खड़ी थी, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। क्या तमाशा बना दिया है इस घर को कांता। किचन बर्बाद हो गया और ये सब तुम्हारी जिद और जिद्दी सोच का नतीजा है। बहू ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुम्हारे बिना दाल खाए मरने की नौबत आ गई थी क्या? अब मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। अभी भी सफाई दे रही हो? तुम्हें अपनी गलती समझ में आती है कि नहीं? सीमा ने तो कभी शिकायत नहीं की, कभी ऊंची आवाज नहीं उठाई, कभी तुम्हारा अपमान नहीं किया, लेकिन तुमने उसे मानसिक रूप से हर दिन ताने मार मार कर तोड़ा है। आज देख लिया नतीजा। कांता की आंखों में शर्मिंदगी थी, छोटी भी सहमी हुई थी। राहुल ने आखिरी चोट करते हुए कहा, माँ अब तो मान जाओ कि समस्या सीमा की नहीं बल्कि तुम्हारी सोच की थी।
तुम्हें लगता था कि इस घर और किचन पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, लेकिन माँ ये घर तुम्हारा ही नहीं सीमा का भी है। वो यहाँ की बहू है और वो भी इस घर को उतना ही अच्छे से संभाल सकती है जितना तुमने संभाला था। कांता की आंखें नीचे झुक गई। उन्होंने पहली बार सीमा की ओर एक नई नजर से देखा। सीमा भी शांत थी। उसे किसी की जीत या हार से कोई मतलब ही नहीं था। वो बस इतना चाहती थी कि घर में शांति और अपनापन बना रहे। किचन की दीवारों पर चिपकी दाल और फर्श पर फैला गंदा पानी अब भी गवाही दे रहा था कि सीमा की मेहनत और सहनशीलता की परीक्षा अब पूरी हो चुकी थी। चलो अब ये ड्रामा खत्म करो और तुम तीनों लोग यहाँ की साफ सफाई करके खाना लगाओ। ठीक है, लगाते हैं। और उस दिन के बाद से सब कुछ सुधर गया। नाश्ता तैयार करके रुचि सभी को आवाज लगाती है। हर्ष, जीतू, पापा जी, नाश्ता तैयार हो गया है, आ जाइए। कहाँ है सब, आ जाइए। रूम में हूँ, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। फौरन सभी रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। रुचि और कोमल सभी को नाश्ता परोसती हैं। अरे फिर वही तोरी, कभी तोरी कभी टिंडे। जब यही खाना है तो कमाई क्यों रहा हूं मैं। सही कहा भैया, जब यही खाना मिलना है तो इतनी मेहनत ही क्यों करे आदमी। घास फूस खाकर घर से निकलो, कमाओ और वापस आओ तब भी वही घास फूस खाओ और टिफिन में भी वही। मेरे तो जबान से स्वाद ही चला गया है। वही तो, इंसान कमाता ही क्यों है फिर, पेट के लिए तो। अब खाकर मन को तृप्ति ना हो तो मन कैसे खुश रहेगा। तो आप ही बता दीजिए क्या बनाऊं। आलू बनाती हो तो कहते हैं आलू से पेट बाहर आ जाएगा। तो आप ही बताइए अब कौन सी सब्जी बच गई। इतना कमा रहा है आदमी तो जिंदगी तो जिएगा ना। वैसे भी बाहर कौन सा फिजूल खर्च करते हैं हम। मैं आज रात को पनीर लेता आऊंगा, कल रात को पनीर की ही प्लानिंग कर लो। कढ़ाई पनीर बना लो। वाह पापा, कढ़ाई पनीर डन करते हैं फिर तो। पनीर, कितने दिनों से पनीर नहीं खाई थी। हाँ बहू, कल पनीर ही बना ले, सबसे सही रहेगा। मुंह का स्वाद ही बदलेगा सभी का। एक ही चीज खा खाकर सभी बोर हो गए। मिडिल क्लास घर में पनीर की सब्जी बनना किसी त्योहार से कम नहीं होता। कढ़ाई पनीर का नाम सुनते ही पूरे घर में ऐसी खुशी की लहर दौड़ पड़ती है मानो घर में दामाद जी आने वाले हो। सभी बेसब्री से इंतजार में बैठे थे कि कहीं प्लान कैंसिल ना हो जाए। अरे सागर पनीर लाना ना भूल जाए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रात को सागर याद से पनीर लेकर ही आता है और बेसब्री की वो रात, कटे नहीं कटती ये रात, क्या करे अगली सवार। मेरा टिफिन पैक मत करना कोमल, आज मैं टिफिन लेकर नहीं जाऊंगा। अरे क्यों जी, आप टिफिन लेकर क्यों नहीं जाएंगे। और सिर्फ टिफिन नहीं, आज मैं नाश्ता भी नहीं करने वाला। भैया अगर अभी ही पेट भर लूंगा तो रात में कढ़ाई पनीर कैसे खाऊंगा। क्यों जीतू। हाँ चाचू, आज तो मैं भी टिफिन नहीं ले जाने वाला। रात में कढ़ाई पनीर जो बनने वाली है, अभी से पेट खाली रखूंगा तब तो रात को दबा दबा कर खा पाऊंगा। आज तो मैं सभी दोस्तों को बताने वाला हूँ कि मैं भी किसी छोटे मोटे घर से नहीं आता। कढ़ाई पनीर बनती है मेरे यहाँ। मेरे लिए भी नाश्ता मत निकालना रुचि, मैं भी अब सीधा रात को कढ़ाई पनीर ही खाऊंगा। अब जब कोई कुछ खा ही नहीं रहा तो मैं भी नाश्ते में फल ही खा लूंगी। बहू, नाश्ता ना रहने दे आज, तो अभी से कढ़ाई पनीर की तैयारी में लग जा। समय भी तो चाहिए ना सब्जी बनाने में। तब तक मैं बाहर अपनी सहेलियों से मिलकर आती हूँ। बड़े दिनों से मुलाकात नहीं हो पा रही है किसी से। और घर से बाहर निकलते ही सीधा रेणु पहुंचती है विमला के दरवाजे पर। विमला। अरे वाह रेणु, आज तो मेरे दरवाजे पर कोई काम है क्या। क्या काम होगा विमला, वो तो बस मेरे घर पर कढ़ाई पनीर बना रही है ना, तो सोचा कोई मसाला ना घट जाए, तो वही एक्स्ट्रा मसाला लेने जा रही थी। सोचा तुझे राम सलाम करती चलूं। हमारे घर में ना आए दिन कढ़ाई पनीर बनती रहती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ खा खा कर। मतलब ठीक है, अब 500 रुपये का आधा किलो पनीर आ भी रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है। आदमी कमाता क्यों है, खाने के लिए तो। हाँ सो तो है। अभी परसों ही बनी थी कढ़ाई पनीर, अब फिर बनानी है। अच्छा जिसकी जो मर्जी, मेरा तो काम है कि रसोई में कुछ घटे बढ़े तो ध्यान रखो। बस वही मसाले लेने जा रही थी। तू खा अपने टिंडे की सब्जी और रोटी। वहीं रास्ते पर उसे दिखाई देती है कमला। और फिर अरे कमला सुन तो। और इसी तरह सारे रास्ते रेणु कभी किसी को पकड़कर तो कभी किसी और को पकड़कर अपने घर बन रही कढ़ाई पनीर की चर्चा करती है।
जैसे यहाँ रेणु कढ़ाई पनीर का प्रचार कर रही थी, वैसे ही वहां जीतू। पहली बार देख रहा हूँ जीतू, रिसेस का बेल बजने के बाद भी तू शांत बैठा है। टिफिन नहीं लाया क्या? मेरा खा ले। मैं तो जानता ही हूँ तू शुरू से मुझसे जलता है, जानबूझकर मेरा पेट भर देना चाहता है ना, ताकि मैं रात को कढ़ाई पनीर ना खा सकूं। पागल समझा है क्या? मैं इस आलू पराठे के लिए पनीर नहीं छोड़ने वाला। ये तो था जीतू के स्कूल का दृश्य। चलिए आपको ले चलते हैं कोमल के रसोई में, जहां असल में पनीर पकाई जा रही थी। कढ़ाई पनीर की खुशबू को सूंघकर पड़ोस की प्रिया अपनी खिड़की से झांकते हुए कोमल से कहती है, क्या पका रही हो कोमल? बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। सुबह से ना मेरा तो पूरा घर इसी खुशबू से महक रहा है। इन्होंने बोला जरा पूछ दो अपनी सहेली से ऐसा क्या बना रही है। जब भी हमारे यहाँ कुछ बनता है तो 10 बार इंक्वायरी कर लेती है। आज तुझे भी मौका मिला है, तू भी पूछ ले। अब क्या बताऊं तुझे, वही बन रहा है पनीर वनीर। मुझे ना ये सस्ती वाली सब्जियां पसंद ही नहीं है, पर क्या है ना, मेरे हस्बैंड को पनीर खानी होती है, इसीलिए बना रही हूँ। तू होश में तो है? कढ़ाई पनीर बना रही है और इसे सस्ती सब्जी कह रही है। मेरे घर पर भी पनीर बनी होती ना तो आधे से ज़्यादा लोग बावले होते हैं। अच्छा, तुझे ये सब्जी सस्ती लग रही है? एक कटोरी मेरे पति के लिए भी भेज देना। अरे ये तो गले ही पड़ गई। ठीक है प्रिया, बाद में बात करती हूँ, बहुत काम पड़ा है। धनिया पत्ता अगर अलग से पैसे देकर लाना पड़ जाए तो इसमें भी इस घर में कलेश हो जाता है। और ये खाएंगे पनीर? बढ़िया ही सस्ती सब्जी। तभी फोन पर बात करती हुई रुचि वहां आती है। हाँ भाभी, पनीर की सब्जी बना रही हूँ। अरे मेरे ससुराल वालों के बारे में क्या बताऊँ, उनको ना यही सब सब्जियाँ पसंद आती है, कभी सोया कभी पनीर। क्या आपने दम आलू बनाई है? यहाँ तो कोई आलू जैसी सस्ती सब्जी खाना ही नहीं चाहता। देख लीजिए भाभी, कैसे आप ताने देती थी मुझे कि लव मैरिज करके भिखारियों के यहाँ गई है। ससुराल वाले भिखारी नहीं है मेरे, साबित हो गया ना। अच्छा भाभी, फ़ोन रखती हूँ, बहुत काम पड़ा है। पूरा दिन कोमल, रुचि और रेणु काम से ज़्यादा तो कढ़ाई पनीर की ही चर्चा करती रहती हैं। पर भगवान की कृपा से शाम के 6 बजे कढ़ाई पनीर बन ही जाती है। रोज़ ऑफिस से 8 बजे आने वाला हर्ष आज 6 बजे ही घर पर आ जाता है। अरे खाना लगाओ भाई, बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी छुट्टी लेकर आया हूँ मैं तो। आज तो कैंटीन में भी कुछ नहीं खाया, अब तो सीधा इस अमृत का पान करना है। तभी दरवाजे से सागर आता है। अरे तू तो मुझसे पहले ही घर पहुंच गया। लग रहा है यहाँ भी सभी पनीर के दीवाने हैं। अरे जल्दी जल्दी खाना लगाओ भाई। और फौरन कोमल और रुचि खाना लगाती हैं। सभी खाना खाना शुरू करते हैं कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। मुझे तो लगा था कि हमें होटल में खाना पड़ेगा, पर यहाँ तो कढ़ाई पनीर तैयार है। अरे जी अंदर आ जाइए, बैग यहीं रख देंगे। योगेश, खाने पर बैठ जा। बुआ जी आप? वो क्या है ना बेटा, मैं लखनऊ जा रही थी, बीच में यहाँ का स्टेशन पड़ गया, 2 घंटे का हॉल्ट था, तो मैंने सोचा अपनी भाभी के घर होकर आती हूँ, इसी बहाने अपने भतीजों की बीवियों से भी मिल लूँगी, तो आ गई। तुम लोगों को तो मैं होटल ले जाती, पर यहाँ तो खुद ही खाना होटल वाला तैयार है, तो यही खा लेते। और बस ममता अपने पूरे परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर विराजमान हो जाती है। कढ़ाई पनीर ना मेरी सबसे फेवरेट सब्जी है। अरे अच्छे से डाल बहू, इतनी कम सब्जी नहीं खाते हम लोग। और अपने फूफा जी को भर भर कर डालना, वरना सब नाराज हो जाते हैं। एक रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी रोटी, एक कटोरी कढ़ाई पनीर, फिर एक और, फिर एक और। अच्छे से खाना योगेश, शर्माना मत। वो क्या है ना बहू, ये शर्माता बहुत है। अरे मामा जी का घर है बेटा, आराम से खा। और हमारे योगेश महाराज खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं। भाभी पनीर। हाँ, सब्जी तो सारी खत्म हो गई भैया। चल कोई बात नहीं बहू, अब सब कुछ हम ही खा लेंगे, तो तुम लोग क्या खाओगे? हमारी ट्रेन का भी ना वक्त हो गया है, तो अब हम निकलते हैं। खाना अच्छा था हाँ बहू? सुबह से भूखे सभी लोग ममता को उसका पनीर खाते हुए देख रहे थे और सारी सब्जी चाट पोंछ कर ममता आराम से वापस लौट जाती है। पेट में चूहे दौड़ रहे पापा, इस पनीर के लिए तो मैं सुबह से भूखा था, और अब तो लगता है भूखा ही सोना पड़ेगा। अब कल विमला से झूठ मूठ कहना पड़ेगा कि बड़ी स्वादिष्ट बनी थी सब्जी। मैं भी झूठ मूठ बर्तन धोने की एक्टिंग कर लूँगी। एक्टिंग क्या करनी है? बुआ जी के परिवार के बर्तन तो हुए ही हैं,
उन्हें तो तुझे धोना ही पड़ेगा। मुझे तो मेरी भाभी की टेंशन हो रही है। बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने उन्हें। अगर उन्हें इस बात की खबर हो गई ना, फिर तो मुझे और ताने सुनने पड़ेंगे। रुचि और कोमल सारे झूठे बर्तन उठाकर रसोई में ले जाती है। रेणु भी सर झुकाए अपने कमरे में जाने लगती है। जीतू रोता हुआ टीवी ऑन करके बैठ जाता है। और तभी सभी की मायूसियों को दूर करता हुआ सागर कहता है, नहीं नहीं भाई, ऐसी भी बचत नहीं करनी कि जान पे भी बात आ जाए। कोई भूखा नहीं सोएगा। ना ही रात को अब तुम दोनों खिचड़ी बनाओगी। आज तो पनीर खाना ही खाना है। तैयार हो जाओ सब, हम रेस्टोरेंट चल रहे हैं। और आखिरकार सभी को कढ़ाई पनीर मिल ही जाती है। वैसे आज आपके रसोई घर में क्या पका है? मोहिनी और काजल, कहने को तो देवरानी जेठानी है, लेकिन उन दोनों में सगी बहनों की तरह प्यार है। दोनों एक दूसरे के हर काम में हाथ बटाती। जहां देवरानी मोहिनी थोड़ी फैशनेबल है, वहीं जेठानी काजल बहुत सिंपल। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होने के बावजूद भी एक दूसरे की परछाई है। क्या इन दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहेगा, या फिर दोनों के बीच नफरत की खाई इतनी बढ़ जाएगी कि उसे लांघना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा? आइए जानते हैं हमारी इस कहानी में। भाभी, आप मुझसे बिना बोले किचन में आई कैसे? मैंने बोला है ना, जो काम करेंगे वो साथ में करेंगे। अरे मोहिनी, तुम सो रही थी और सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी इसलिए मेरा मन नहीं किया तुम्हें उठाने का। रहने दो भाभी, सब समझती हूँ मैं आपकी चालाकी। अच्छा भाभी, मैं सोच रही थी कि आज खाने में कुछ अच्छा सा बनाते हैं, माँ जी खुश हो जाएंगी देखकर। इतने में उनकी सास उर्मिला वहाँ आकर कहती है, अरे क्या खिचड़ी पक रही है देवरानी जेठानी में? कुछ नहीं माँ, मोहिनी कह रही है कि वो आज खाने में आपको बहुत अच्छा सा कुछ बना कर खिलाएगी। इस तरह तीनों सास बहुओं का दिन हंसी खुशी बीत जाता है। काजल का एक बेटा जय भी है, लेकिन मोहिनी की गोद शादी के कई साल बाद तक सुनी है। एक दिन उर्मिला मोहिनी से कहती है, मोहिनी बहू, तेरी शादी को कितने साल हो गए, अभी तक तूने हमें कोई खुशखबरी नहीं दी। देख, जितना ज़्यादा देर करेगी ना बच्चा करने में, आगे चलकर तुझे ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए तुझे जल्दी ही बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। अपनी सास की बात सुनकर मोहिनी सोचने लगी, क्या माँ सुबह सुबह बच्चे का राग आलापने लगी? अगर मैंने बच्चा किया तो मेरा फिगर खराब हो जाएगा। लेकिन बच्चा भी तो करना ही है। कब तक इस बात को मैं टालती रहूंगी? अरे बहू, क्या सोच रही है? जो मैं कह रही हूँ सुन भी रही है क्या? हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। मैं कल ही किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाती हूँ। अगले दिन मोहिनी डॉक्टर के पास से घर आती है तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। काजल और उर्मिला उसे देखकर कहती हैं, मोहिनी, क्या हुआ तुम्हें? इतनी उदास क्यों लग रही हो? बहू, तू तो डॉक्टर के पास गई थी ना? क्या कहा डॉक्टर ने? जल्दी बता बहू, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। माँ, भाभी, डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। हैं? ये क्या कह रही है बहू? ठीक से सारे चेकअप करवाए ना तूने? हाँ माँ, मैंने सब कुछ ठीक से करवाया। डॉक्टर ने 2-2 बार सारे चेकअप किए। मोहिनी, रो मत, अपना दिल छोटा मत कर। अरे जय भी तो तेरा बेटा है ना। काजल और उर्मिला मोहिनी को बहुत समझाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहिनी बहुत उदास रहती है। काजल हर समय मोहिनी को खुश रखने की कोशिश करती है। एक दिन मोहिनी काजल के पास आकर कहती है, भाभी, आपने मुझे हमेशा अपनी सगी बहन की तरह प्यार किया है। अगर मैं आपसे आज कुछ मांगूं तो आप दोगी? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही है, बताओ क्या चाहिए? भाभी, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा आपकी कोख में पले। मोहिनी, ये क्या बोल रही हो? हाँ भाभी, ऐसा पॉसिबल है। मुझ जैसी जो बदनसीब औरतें माँ नहीं बन सकती, उनके लिए ये विज्ञान का चमत्कार है। सरोगेसी एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ एक सरोगेट माँ दूसरे जोड़े या व्यक्ति के लिए बच्चे को जन्म देती है। और भाभी, मेरे लिए ये सिर्फ आप ही कर सकती हो। काजल मोहिनी की बात सुनकर सोच में पड़ गई। मोहिनी का पति प्रशांत भी अपनी भाभी को समझाने लगा।
उसके बाद काजल ने फैसला लिया कि वो मोहिनी और प्रशांत के बच्चे को जन्म देगी। काजल उन दोनों के साथ इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर चली गई। भाभी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको थैंक्स कैसे कहूँ। हाँ भाभी, अगर मेरी कोई सगी बहन भी होती तो मेरे लिए ये सब नहीं करती जो आप कर रही हो। तुम दोनों फालतू में इमोशनल हो रहे हो। मुसीबत की घड़ी में अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। काजल बहुत समझदार है और अपने देवर देवरानी से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे उनके बच्चे को जन्म देने का फैसला लिया। थोड़े दिनों बाद काजल प्रेग्नेंट हो गई। अब सभी घर वाले काजल का बहुत ध्यान रखने लगे। भाभी, अब आप घर का कोई भी काम नहीं करेगी और जय को भी आज से मैं ही संभालूंगी। हाँ बहू, तू बस अपना ध्यान रख और अब से ना तुझे रोज हेल्दी खाना खाना है, रोज फ्रूट्स खाने हैं, दूध पीना है। भाभी, आपको रेगुलर चेकअप के लिए जाना होगा और जो भी इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर ने दिए हैं उसका सख्ती से पालन करना होगा। अरे बस करो आप तीनों, मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं। आप तीनों तो मेरे पीछे ही पड़ गए। इस तरह से घर के सभी लोग काजल का बहुत ध्यान रखते, साथ ही नए मेहमान के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह हंसी खुशी उनका जीवन बीत रहा था। लेकिन एक दिन काजल अपना और अपने बेटे का सामान पैक कर रही थी। उर्मिला ने ये देखा तो कहने लगी, अरे बहू, तू जाए और अपना सामान क्यों पैक कर रही है? कहाँ जा रही है? माँ जी, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ये क्या बोल रही है बहू? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? प्रशांत, मोहिनी, जल्दी यहाँ आओ। माँ की आवाज़ सुनकर प्रशांत और मोहिनी दौड़ते हुए काजल के कमरे में आए। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? ये देख बहू, पता नहीं क्यों काजल घर छोड़कर जा रही है। क्या हुआ भाभी, आप घर छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? भाभी, आपको यहाँ कोई परेशानी है क्या? काजल सबकी बात सुन रही थी लेकिन किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। वो बस गुस्से में अपना सामान पैक किए जा रही थी। मोहिनी ने फिर से कहा, भाभी आप कम से कम ये तो सोचिए, आपकी कोख में मेरा बच्चा पल रहा है, आप क्यों उसकी जान जोखिम में डालना चाहती हो? तुम्हारा बच्चा? क्या तुम सच में माँ बनना चाहती हो? ये बच्चा तुम्हारा नहीं, मेरा है, और ये बच्चा मैं तुम्हें नहीं दूंगी। भाभी, सुबह सुबह भांग खा रही है क्या? ये हमारा बच्चा है। पूछो अपनी बीवी से, ये माँ बन सकती है, इसने हम सबसे झूठ बोला। आज सुबह मैं इसके कमरे में गई तो मुझे इसके हॉस्पिटल की कागज़ मिले जिसमें इसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए मैं डॉक्टर के पास गई और उससे पूछा तो उसने बताया कि मोहिनी माँ बन सकती है। मोहिनी, भाभी क्या बोल रही हैं? तुमने हम सबसे झूठ बोला। काजल की बात सुनकर मोहिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी उर्मिला ने कहा, बहू तेरी खामोशी सब बता रही है। अब तू ये बता कि तूने हम सबसे झूठ क्यों बोला? माँ जी, मैं बच्ची को जन्म देना नहीं चाहती थी क्योंकि बच्चा होने के बाद मेरा फिगर खराब हो जाता, इसलिए मैंने आप सबसे झूठ बोला। मोहिनी की बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए और मोहिनी को बहुत भला बुरा सुनाया। प्रशांत और उर्मिला ने काजल को जाने से रोक दिया। इसके बाद मोहिनी और काजल के बीच प्यार मानो खत्म ही हो गया। दोनों आपस में लड़ती रहती। भाभी की वजह से घर वालों के सामने मेरी इतनी बेइज्जती हुई। अगर भाभी को मेरी सच्चाई पता चल गई थी तो मुझसे अकेले में बात नहीं कर सकती थी क्या? दूसरी तरफ काजल भी यही सोचती है, अगर मोहिनी माँ नहीं बनना चाहती थी तो मुझसे बोल भी तो सकती थी। इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? ये बच्चा तो मैं मोहिनी को कभी नहीं दूंगी। अब दोनों में बच्ची की वजह से लगभग रोज लड़ाई होती और घर के बाकी लोग उन दोनों की लड़ाई शांत कराने में लगे रहते। एक दिन मोहिनी बच्ची के लिए कुछ सामान लेकर आई और घर वालों को दिखाने लगी। देखिए, मैं आने वाले बच्चे के लिए कितना सारा सामान लेकर आई हूँ। ये छोटे छोटे कपड़े, ये बच्चों का पाउडर, ये क्रीम, साबुन और इतने सारे खिलौने। तुम्हारी लाई हुई कोई भी चीज मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। भाभी, इस बच्चे को बार बार अपना बोलना बंद कीजिए। ये बच्चा मेरा है। बच्चों को पालने में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तुम तो बस अपना फिगर देखो, फिगर। एक बार तुम पर भरोसा कर लिया, अब आगे नहीं कर सकती। भाभी,
अगर आप इसी तरह अपनी जिद पर अड़ी रही ना तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगी और कोर्ट के द्वारा अपना बच्चा लूंगी। मोहिनी, कोर्ट वोट की धमकी तो तू मुझे देना ही मत। कोर्ट में मैं तेरा झूठ भी साबित कर दूंगी कि किस तरह तूने झूठ बोलकर मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। भाभी, मोहिनी चुप हो जाओ। अरे बहुआ, घर की बात घर में रहे तो अच्छा है, क्यों घर की शांति भंग करने में लगी हो? काजल बहू, तू तो माँ बनने वाली है, तेरा इस तरह से बोलना ठीक नहीं। तू चुप हो जा बहू। उर्मिला और प्रशांत दोनों को चुप कराने में लगे हुए थे, लेकिन दोनों ही चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। ये दोनों वही देवरानी जेठानी हैं जो सगी बहनों की तरह प्यार से रहती थी। हमारे प्यारे दर्शकों, अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस बच्चे पर सबसे ज्यादा हक किसका है और ये बच्चा किसको मिलना चाहिए, देवरानी मोहिनी को या फिर जेठानी काजल को। राहुल अपनी माँ सविता के साथ रहा करता था। राहुल की उम्र शादी लायक हो रखी थी और बस इसीलिए सविता हर जगह अपने बेटे के रिश्ते की बात फैला देती है। लेकिन बेचारा राहुल अपनी माँ की पसंद से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में तो कोई और ही थी। ऐसे ही एक दिन राहुल अपनी माँ के पास आता है और उनसे बात करता है। माँ, मैं क्या कह रहा था कि अभी आप रिश्ते वगैरह क्यों देख रही हैं? कर लेंगे कुछ सालों में शादी। शादी तो है, मैं कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ। राहुल, तो भागा नहीं जा रहा, लेकिन तेरी उम्र तो भाग रही है ना। देख बेटा, शादी ब्याह समय से हो जाए तो ही अच्छा होता है, नहीं तो एक बार उम्र निकल गई ना तो शादी होना भी मुश्किल हो जाता है। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। हाँ बता, क्या हुआ? वो माँ, मैं अगर ये कहूँ कि मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ तो? क्या लव मैरिज? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू नहीं जानता लव मैरिज कितनी खराब होती है? लव मैरिज में अक्सर उनकी शादी टूट ही जाती है। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। रिश्ता तो दो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर शादी चलनी होगी तो लव मैरिज वाली भी चल जाएगी, और अगर शादी टूटनी होगी तो अरेंज मैरिज वाली भी टूट जाएगी। एक बार आप स्नेहा को देख तो लीजिए। राहुल की बात सुनकर सविता कुछ नहीं बोल पाती। वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सविता राहुल से धीरे धीरे बातचीत बंद कर देती है। ये देखकर राहुल उदास हो जाता है और एक दिन वो स्नेहा से कॉल पर बात करता है। स्नेहा, हमें अपना रिश्ता यहीं ख़त्म करना होगा। राहुल, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? हमारा रिश्ता कोई गुड्डी गुड्डिया का खेल नहीं है जो तुम हमारे रिश्ते को ख़त्म करने की बात कर रहे हो। मुझे माफ़ कर दो स्नेहा, मैं मजबूर हूँ। मैं अपनी माँ की नाराज़गी नहीं देख सकता। जिन्होंने मुझे बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, मैं उन्हें तकलीफ़ नहीं दे सकता। माँ के पास मेरे अलावा कोई नहीं है। राहुल, प्लीज़ एक बार माँ से बात करके तो देखो। हमारे इतने समय का रिलेशन तुम यूँ इस तरह तोड़ दोगे? आई एम सॉरी स्नेहा, बाय। इतना बोलकर राहुल फ़ोन काट कर देता है और अपने ही कमरे में रोने लगता है। लेकिन दूर खड़ी सविता ये सब देख रही थी। अपनी बेटी को एक लड़की के लिए ऐसे रोता देख सविता का दिल पिघल जाता है और वो अपने बेटे के पास आती है। राहुल, तू रो रहा है? नहीं तो किसने बोला? मैं नहीं रो रहा माँ। माँ हूँ तेरी, और कोई भी बच्चा अपनी माँ से झूठ नहीं बोल सकता। और ये मत समझना कि मुझे कुछ पता नहीं है। मैं तेरी सारी बात सुन चुकी हूँ। कल स्नेहा को घर ले आना। यही नाम है ना उसका? इंतज़ार करूँगी उसका। अपनी माँ के मुंह से स्नेहा की बात सुनकर राहुल के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और उसके चेहरे पर मुस्कान देख उसकी माँ उसके गालों पर हाथ रखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, जब मेरा बेटा मेरे लिए अपने प्यार को छोड़ सकता है, अपनी खुशी छोड़ सकता है, तो मैं अपने बेटे के लिए अपनी जिद क्यों नहीं छोड़ सकती? थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। अब राहुल बिना कोई देरी किए अगले ही दिन स्नेहा को अपने घर ले आता है अपनी माँ से मिलवाने के लिए। स्नेहा का नेचर और उसका प्यार भरा स्नेह देखकर सविता को स्नेहा बहुत अच्छी लगती है और वो शादी के लिए मान जाती है। देखते ही देखते बहुत जल्द स्नेहा और राहुल की शादी हो जाती है। शादी के बाद स्नेहा अपने घर की जिम्मेदारी तो संभाल लेती है, लेकिन अगर वो किसी चीज़ में रह जाती है तो वो था खाना बनाना। जी हाँ, स्नेहा को खाना बनाना नहीं आता था। ऐसे ही एक दिन सविता स्नेहा को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, स्नेहा, बहुत समय हो गया, घर में कुछ अच्छा नहीं बना, इसलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज हम घर में कुछ बढ़िया सा बना लें। हे भगवान, मैं तो दाल चावल बना लूँ, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। मुझे तो कुछ आता ही नहीं बनाना
और माँ जी है कि मुझे कुछ अच्छा बनाने को कह रही हैं। अरे बहू, क्या सोचने लग गई तू? नहीं नहीं माँ जी, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, बताइए ना क्या बनाना है। एक काम कर, आज ना पनीर पुलाव और मीठे में खीर बना ले। हे भगवान, इतना सारा खाना कैसे बनाऊंगी। क्या बहू, कुछ कहा क्या तूने? नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं ये बोल रही थी कि हाँ हाँ ठीक है, आज यही बना लेते हैं, आइडिया बुरा नहीं है। बहुत दिन हो गए हैं ऐसा खाना खाए हुए। इतना बोलकर स्नेहा मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है और परेशान होकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद जब राहुल अपनी बीवी स्नेहा के पास आता है तो उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ स्नेहा, आज इतनी उदास क्यों? उदास होने का रीज़न ही ऐसा है, अब उदास ना हो तो और क्या करूं। अरे लेकिन हुआ क्या, कुछ तो बताओ। आज माँ जी ने मुझे पुलाव पनीर और मीठे में खीर बनाने को कहा है, पर तुम जानते हो ना मुझे कुछ बनाना नहीं आता। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर माँ जी को ये पता चल गया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो वो मुझे अपनी बहू नहीं मानेंगी। इतनी मुश्किल से तो उन्होंने मुझे अपनाया है, मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे नाराज़ हो। स्नेहा की परेशानी देख राहुल भी अब परेशान हो जाता है। उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन तभी वो स्नेहा के गालों पर हाथ रखकर कहता है, स्नेहा तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। राहुल की बात सुनकर स्नेहा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और इस तरह वो दोनों चले जाते हैं किचन में। किचन में जाने के बाद राहुल और स्नेहा मिलकर खाना बना रहे थे, लेकिन स्नेहा बार बार कोई ना कोई गलती करती थी। ये देखकर राहुल उसे दूर रहने के लिए कहता है और वो अकेले ही खाना बना लेता है। कुछ देर बाद जब सभी खाना खाते हैं तो सविता अपने बहू के खाने की तारीफ करती है। वाह बहू, सच में तूने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। मन कर रहा है कि सारा खाना अकेले ही खा जाऊं, लेकिन इतना बड़ा पेट नहीं है ना मेरा। अपनी सास की तारीफ सुनकर स्नेहा खुश तो हो जाती है, लेकिन सिर्फ अपनी सास को दिखाने के लिए। खाना खाने के बाद जब स्नेहा अपने पति के साथ अपने कमरे में जाती है तो वो उदासी भरे स्वर से कहती है, राहुल थैंक यू, आज तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन कब तक? आखिर कब तक तुम मुझे यूँ बचाते रहोगे? एक ना एक दिन तो माँ जी को सब पता चल ही जाएगा। नहीं स्नेहा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं माँ को कभी पता चलने नहीं दूंगा कि घर में खाना तुम नहीं बल्कि मैं बनाता हूँ। राहुल की बात सुनकर स्नेहा उसके गले लग जाती है। अब इसी तरह समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ राहुल अब अपने ऑफिस का भी काम करता और घर का खाना भी बनाता। लेकिन राहुल बहुत ज़्यादा थक जाता था। उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो अपनी माँ से कुछ पल बैठकर बात कर सके। लेकिन वो इतना बिजी कहाँ रह रहा था, बस यही जानने के लिए सविता अपने बेटे के कमरे में आती है, जहाँ वो अपने बेटे और बहू को बात करते हुए सुनती है। राहुल, इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगे। एक काम करो ना, तुम मुझे खाना बनाना सिखा दो, क्योंकि तुम पहले खाना बनाते हो, फिर ऑफिस जाते हो, वापस आकर खाना बनाते हो, और माँ के उठने से पहले खाना बना कर रख देते हो ताकि पता ना चले कि मैं नहीं बनाती। पर इन सब में कितना थक जाते हो। स्नेहा, मैं मानता हूँ कि मैं थक जाता हूँ, लेकिन तुम्हें खाना बनाना सिखाने के लिए टाइम की ज़रूरत है जो मेरे पास नहीं है। जितनी देर में मैं तुम्हें सिखाऊंगा उतनी देर में मैं खुद बनाकर ऑफिस चला जाऊंगा। देखो, जिस दिन मेरी छुट्टी रहेगी और माँ घर में नहीं रहेगी ना, उस दिन मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। क्योंकि अगर माँ को ये बात पता चल गई कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो हम दोनों साथ में नहीं रह पाएंगे। राहुल की ऐसी बात सुनकर सविता को बहुत दुख होता है और दुखी होकर राहुल की बात काटते हुए कहती है, राहुल, तुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे सच पता चला तो मैं तुम दोनों के रिश्ते को तोड़ दूंगी, मैं बहू को इस घर से निकाल दूंगी? अरे बेवकूफ़, अगर मैं ऐसी ही होती तो मैं कभी तेरी शादी इससे करवाती ही नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर राहुल और स्नेहा दोनों ही हैरान हो जाते हैं। माँ, आप यहाँ कब आई? आपने हमारी बात सुन ली? हाँ, मैंने तुम दोनों की बात सुन ली। शायद मेरी ही गलती है जो मैं तुम्हें समझ नहीं सकी। मैंने खुद को इतना स्ट्रिक्ट दिखाया कि तुम लोग मुझे अपनी माँ के अलावा अपना दोस्त समझ ही नहीं पाए। अरे क्या हुआ अगर बहू को खाना बनाना नहीं आता तो मुझे एक बार बोल कर तो देखते, मैं बहू को खाना बनाना सिखा देती। लेकिन तुम लोगों ने मुझे कभी अपनी कोई परेशानी शेयर ही नहीं की। माँ जी माफ़ कर दीजिए, हमें लगा कि आप। कोई बात नहीं, आज जिस जगह तू है ना उस जगह मैं भी पिछले 25 साल पहले थी। मतलब? मतलब ये कि जैसे तुझे खाना बनाना नहीं आता और तू राहुल से बनवाती है, ठीक मैं भी तेरे स्वर्गवासी ससुर से खाना बनवाती थी, क्योंकि मुझे भी खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन समय के साथ उन्होंने मुझे सिखा दिया।
सविता की बात सुनकर अब सभी हंसने लगते हैं। ये तो पता चल गया था कि सविता भले ही दिखने में खड़ूस थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। और इस तरह अब सविता अपनी बहू को खाना बनाना सिखा देती है। गौरी और राघव दोनों भी पति पत्नी होते हैं और उन्हें एक बेटा और एक बेटी होते हैं। बेटी का नाम तोशु, बेटी का नाम प्राची। एक दिन राघव अपना टिफिन घर पर ही भूल जाता है, इसलिए गौरी खुद तपती धूप में चल चल कर ऑफिस जाती है। लो कल्लू बात, आज राघव की फेवरेट पनीर की सब्जी बनाई है खाने में, और राघव अपना टिफिन घर पर ही भूल गया। अभी पनीर सुनकर एकदम खुश हो जाएगा, और मुझे देखकर भी। खुशी से शर्माती हुई गौरी राघव के कैबिन के बाहर तक पहुंचती है, और तभी वो कैबिन के बाहर से कुछ ऐसा देखती है जिससे उसकी दुनिया उजड़ जाती है। राघव और उसकी ऑफिस फ्रेंड नैरा दोनों भी एक दूसरे के गले लगकर प्यार भरी बातें कर रहे थे। चुप बैठो तुम, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम्हारी बीवी है, बेटा बेटी है, फैमिली है। मैं तो तुम्हारी प्रायोरिटीज़ की लिस्ट में एकदम आखिर में हूँ। आखिरकार एक बार वाली जो ठहरी। अरे नहीं नायरा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। सच कहूँ तो मैं गौरी से बिल्कुल प्यार नहीं करता। वो तो मेरे लिए एक तरह से बोझ बन चुकी है। बस झेल रहा हूँ उसे, जस्ट बिकॉज वो मेरे बच्चों की माँ है। आई लव यू नायरा, तुम हो तो जिंदगी है। बेबी, लव यू टू। गौरी अपने मुंह पर पल्लू रख कर फूट फूट कर रोने लगती है, और उसकी आवाज़ सुनकर नायरा और राघव उसे देखते हैं और वो दोनों पूरी तरह चौंक जाते हैं, मानो उन्हें 440 वोल्ट का झटका लगा हो। गौरी, ओह गॉड, ये यहाँ कैसे? इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी साजिश, और मैं पागलों की तरह जोगन बनकर तुमसे प्यार करती रही, और पीठ पीछे तुम ये नहीं, तुमने ये अच्छा नहीं किया राघव। अच्छा सिला दिया तुमने मेरे प्यार का। मैंने अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। लेकिन गौरी, गौरी रुको, मेरी बात तो सुनो। तुम जैसे समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये सच नहीं है। क्या सच नहीं है और क्या झूठ है? सब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है और कानों से सुन भी लिया है। अब बस तुम्हारा और मेरा रिश्ता यही तक था। गौरी गुस्से से वहां से चली जाती है, और अब वो दोनों में लड़ाई होकर दोनों अलग अलग होने का फैसला लेते हैं। मैं जा रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है राघव। तुमने जो कुछ भी किया मेरे साथ, उसके लिए मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगी। अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ मैं। चलो तोशु बेटा, चलो प्राची बेटा। गौरी अपने दोनों बच्चों को लेकर जा रही होती है, तभी राघव मन में सोचता है, बेटी दे दे कर भी क्या देगी, मुझे अपने बेटे को रोकना ही होगा। राघव तोशु का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है और गुस्से से कहता है, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। तोशु मेरे साथ ही रहेगा। प्राची को ले जाना है ना, ले जाओ, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। तोशु मेरे साथ ही जाएगा। इसे अपने साथ रखकर इसे भी अपनी तरह बनाने का इरादा है क्या? गौरी, मैं कुछ नहीं बोल रहा। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे मन में जो आए तुम बोलती जाओ। मैं तोशु को अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। दैट्स फाइनल। निकल जाओ आप। राघव तोशु को अपने साथ ही रख लेता है और गौरी अपनी बेटी प्राची के साथ चली जाती है। पीछे से राघव जोर से चिल्लाते हुए कहता है, ज्यादा दिन नहीं जी पाओगी अकेली। इतना आसान नहीं होता एक बेटी को पालना। लौट कर तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। लौटूंगी, लेकिन तुम्हारे पास नहीं, अपने बेटे को लेने के लिए। अब तुम सीधा मुझे कोर्ट में मिलना। अरे पहले जाकर पैसे कमाओ, फिर केस लड़ो। बच्चे तो नादान थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। गौरी अब अपनी बेटी के साथ एक अलग घर में रहने लगती है और वो एक कंपनी में जॉब करके कड़ी मेहनत से प्राची को स्कूल में पढ़ाती है और अपने बेटे की कस्टडी पाने के लिए पैसे भी इकट्ठा कर रही होती है। एक दिन गौरी और प्राची दोनों भी प्राची के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक हाउस मॉडल बनाते हैं और उसे रास्ते में ले जाते वक्त वो नायरा से टकराते हैं और गौरी के हाथ का हाउस मॉडल गिरकर टूट जाता है। Oh God, I'm really sorry, really, really sorry.
प्राची, डियर आई एम सॉरी बच्चा, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा ये घर। और कितनी बार मेरा घर तोड़ोगी तुम नायरा? कहीं इस सब में आखिर में तुम ही ना टूट कर बिखर जाओ। गौरी इतना कहकर आगे निकल जाती है। गौरी प्राची की देखरेख और परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ती। वहीं राघव अपनी ही दुनिया में मज़े करता है और तोशु पर इतना ध्यान नहीं देता और उसे ठीक से रखता भी नहीं, जिसके कारण तोशु राघव से बदतमीजी से पेश आने लगता है। तोशु, मैं बाहर जा रहा हूँ 2 दिन के लिए। घनश्याम चाचा और नीना चाची आएंगे, अपना ध्यान रखना, ओके? बिजनेस मीटिंग है ना बेटा, इसलिए जाना पड़ेगा। ये लो, तब तक तुम इस नए वीडियो गेम के साथ खेलो, ओके? गुस्से में आकर तोशु उस वीडियो गेम के बॉक्स को राघव के मुंह पर फेंक कर मारता है। मुझे नहीं चाहिए ये सब। आप दिन भर बाहर रहते हो और मैं जानता हूँ आप झूठ बोलकर उस नायरा के साथ घूमने जाते हो ना। आप बहुत बुरे हो पापा। मैं मम्मा और प्राची को बहुत मिस करता हूँ। आप पापा नहीं, हैवान हो, हैवान। चुप, एकदम चुप। ज्यादा जुबान लड़ाई ना कैची की तरह, तो ऐसी सजा दूंगा कि कभी बोल ही नहीं पाएगा। मम्मा की याद आ रही है। खबरदार जो उन दोनों का नाम लिया तो। मैं तेरे लिए इतना सब लाता हूँ, फिर भी तू मुझ पर ही चिल्लाता है। बेशर्म कहीं का। जा जाकर पढ़ाई कर। अब तोशु की कस्टडी केस शुरू हो जाती है। गौरी और राघव दोनों भी फैमिली कोर्ट में केस लड़ते हैं, लेकिन केस काफ़ी डिले होती रहती है कोर्ट के बाहर। तुम चाहे ज़मीन आसमान एक कर लो, लेकिन मैं तो तुम्हें तोशु की कस्टडी जीतने ही नहीं दूंगा। तुम्हें चाहे जो करना है कर लो, लेकिन तुम जो सपने देख रहे हो ना, उन्हें मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। ये माँ अपने बेटे को अपने पास वापस ला कर ही रहेगी। दिन गुजरते जाते हैं और केस चलती रहती है। राघव अब दिन ब दिन केस की वजह से बहुत टेंशन में रहने लगता है और वो नायरा को भी समय नहीं देता, जिसके कारण नायरा भी दुखी रहने लगती है। राघव और नायरा में भी झगड़े शुरू हो जाते हैं। राघव, राघव प्लीज़ मुझसे बात करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई नीड यू बेबी। नायरा, मेरे पास पहले ही कम टेंशन नहीं है जो तुम और दे रही हो। मैं तुमसे नहीं मिल सकता, फ़ोन रखो यार, बाय। नायरा रोती रहती है और उसे गौरी की बात याद आती है। गौरी ने सही कहा था कि मैं भी आखिर में टूट ही जाऊंगी। जो आदमी अपनी बीवी और बच्चों का नहीं हुआ, यहाँ तक कि वो अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोच रहा, वो मेरे लिए क्या करेगा? वो मेरा क्या होगा? वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। मैंने गलती कर दी इस आदमी से प्यार करके। वहीं गौरी अपने बेटे तोशु को याद करती है और उसकी तस्वीर देख देख कर उसे रोना आता है। तोशु बेटा, मम्मा आपको बहुत मिस करती है। काश आप मेरे पास होते। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ बेटा, मैं आपको उस पिंजरे से आज़ाद करके ही रहूँगी। केस के फैसले का दिन आ जाता है। गौरी और राघव दोनों भी कोर्ट रूम में आते हैं। राघव ने तोशु को चेतावनी दी होती है कि वो उसका ही नाम ले। जज कहते हैं, तोशु कस्टडी केस का फैसला अब पूरी तरह बच्चे पर ही निर्भर करता है और बच्चे के फैसले के बाद ये कस्टडी केस खत्म हो जाएगी। तोशु को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। तोशु कटघरे में आता है और तभी जज उससे पूछते हैं, तोशु बेटा, बिना डरे आप अपना फैसला बताओ। आप पापा के साथ रहना चाहते हो या मम्मा के साथ? तोशु राघव और गौरी की शक्ल देखता है और कहता है, मैं अपनी मम्मा के साथ रहना चाहता हूँ। तोशु मेरा बच्चा। गौरी भावुक हो जाती है और भागकर तोशु को अपने सीने से लगाती है और इसी के साथ गौरी ये कस्टडी केस जीत जाती है। अब वो अपने बेटा बेटी के साथ रहने लगती है। वहीं राघव पूरी तरह अकेला पड़ जाता है और नायरा भी उसे छोड़कर विदेश में नौकरी के लिए चली जाती है। कुछ दिनों बाद राघव और गौरी डिवोर्स ले लेते हैं और राघव के पास आखिर में कुछ भी नहीं बचता। हे भगवान, सारे के सारे बर्तन झूठे पड़े हैं। ये शालू भी ना एक नंबर की कामचोर है। सुबह जब रूपा बर्तन धोकर जाती है तो महारानी जी सबके लिए नाश्ता बना देती है, लेकिन जब रात को यहाँ बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा होता है तो अपने कमरे में दुबक कर बैठ जाती है। अभी बताती हूँ इसे। शालू, ओ शालू, कहाँ है? जल्दी से यहाँ पर तो आ।
शालू जल्दी से किचन में आती है। क्या हुआ दीदी, क्यों इतने जोर जोर से चिल्ला रही हो? आपके चक्कर में मैं अपना फेवरेट सीरियल बीच में छोड़ कर आई हूँ। यहाँ सबके लिए रात का खाना बनाना है, सिंक में इतने बर्तन इकट्ठे हो रखे हैं और तुझे अपना सीरियल देखने की पड़ी है। चल जल्दी से ये सारे बर्तन धो, मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। क्या? ये इतने सारे बर्तन मैं धोऊं? ना बाबा ना, इतने सारे बर्तन मुझसे नहीं धुलेंगी। वैसे भी मैंने आज ही पार्लर जाकर मैनिक्योर करवाया है। मेरे इतने सुंदर हाथ खराब हो जाएंगे ना दीदी। ये तो तेरा हर तीसरे दिन का ड्रामा हो गया है। जब पता है रोज घर पर इतना काम होता है तो जरूरी है क्या ये मैनिक्योर करवाना? ये सब कुछ मैं नहीं जानती, मुझे खाना बनाना है, तो जल्दी से मुझे ये बर्तन धो कर दे। एक बार बोला ना मैं नहीं धो सकती, आप धो लो ये बर्तन, खाना मैं बना लूंगी। दोनों की दोनों बार बार एक दूसरे पर बर्तन धोने का काम टाले जा रही थी, क्योंकि सिंक के अंदर घर के बर्तनों का पूरा पहाड़ जमा था। दोनों में से जो भी उन्हें धोती वो बेचारी 2 घंटे तक उन बर्तनों को साफ करने में ही लगी रहती। इसी बात पर हर रोज की तरह दोनों की बहस फिर से शुरू हो गई और बाहर बैठी सावित्री अब भूख से परेशान होने लगी। अरे बेटा, ये दोनों तो आज फिर से शुरू हो गई। लगता है आज भी हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तू इन्हें छोड़ और बाहर से ही कुछ मंगवा ले। ठीक है माँ, मंगा लेता हूँ। वैसे भी हमारे पास और चारा ही क्या है। ठीक है, नहीं धोने ना तुझे बर्तन तो मैं भी नहीं धोऊंगी। आज घर में कोई खाना बनेगा ही नहीं। हाँ तो ठीक है ना, कल खाना जतिन जी ने ऑर्डर किया था, आज आप नितिन भैया को बोल दो, वो खाना ऑर्डर कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। दोनों बाहर आती हैं और सोनिया नितिन को बाहर से खाना ऑर्डर करने के लिए कहती है। कर दिया ऑर्डर। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि तुम दोनों के ऊपर सिर्फ खाना बनाने और रात के बर्तनों की जिम्मेदारी है, और ये इतनी सी जिम्मेदारी भी तुम दोनों से मिलकर निभाई नहीं जाती। देखिए आप मुझे तो कुछ मत कहिए नितिन भैया, मैंने सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना बनाकर अपने हिस्से का काम कर दिया था। अरे 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 देखो तो, क्या तो तू ऐसे रही है जैसे दोपहर का सारा खाना तूने अकेले ने बनाया था। सिर्फ रोटियां सेकने को दोपहर का खाना बनाना नहीं कहते। हाँ हाँ वो जो भी हो, लेकिन मैंने काम तो किया था ना। अरे बस बंद करो तुम दोनों। एक बार दोनों बोलना शुरू हो जाती हो तो रेडियो की तरह बजती रहती हो। बंद करो अपना ये बटन। थोड़ी देर बाद डिलीवरी बॉय घर पर आकर खाना देकर जाता है। सब चुपचाप उस खाने को खा लेते हैं। अगली रात दोनों में फिर से बर्तन धोने के लिए संग्राम छिड़ जाता है। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। अरे इस टाइम कौन आया है? सोनिया दरवाजा खोलती है। अरे शशि आंटी आप इस वक्त? आइए आइए अंदर आइए। नहीं बेटा, इतना टाइम नहीं है। आज मेरे पोते का जन्मदिन है तो हमने भंडारा रखा था, उसी का प्रसाद देने आई हूँ। ये लो, गर्मा गर्म हलवा, पूरी और आलू की सब्जी। अरे वाह, शशि आंटी ने तो आज की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। अब कोई बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे और ना खाने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। अरे बेटा क्या सोचने लगी, जल्दी पकड़ो ना ये प्रसाद, मुझे घर जाना है। हाँ दीजिए दीजिए आंटी। सोनिया एक बड़े से भगोने में भंडारे की सारी सब्जी निकाल लेती है और दूसरे पतीले में हलवा रख देती है और आटा गूंथने वाली परात के अंदर सारी पूरियों को रखकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। चलिए सब खाना शुरू करते हैं। खाना तो शुरू करते हैं बहू, लेकिन खाने के लिए खाने के बर्तन कहाँ हैं? ये तो रहे मम्मी जी, सब्जी का भगोना है, हलवे का पतीला है और पूरियों के लिए इतनी बड़ी परात है। इतने सारे तो बर्तन हैं। पूरी उठाइए और खाना शुरू कीजिए। क्या खाना खाने का ये कौन सा नया तरीका है? हमारे घर में इतने सारे बर्तन हैं, उसके बाद भी हम ऐसे खाना खाएं? अरे कुछ प्लेट कटोरी वगैरह कुछ तो लेकर आओ। अरे खा लीजिए ना नितिन जी, अब इसके अलावा खामखाए बर्तन धोने पड़ेंगे। हे भगवान, शशि खाने के लिए भंडारा देकर चली गई, उसके बाद भी इन दोनों आलसियों से घर के बर्तन नहीं धुले। सब लोग जैसे तैसे उन्हीं भगोने और पतीले से मुंह बनाते हुए खाना खा लेते हैं। तभी अगले दिन, देख कल तो शशि आंटी भंडारा दे गई थी, लेकिन आज तुझे ये बर्तन धोने ही पड़ेंगे। चल जल्दी से मुझे बर्तन धो कर दे, मुझे आलू मटर की सब्जी बनानी है। रहने दो ना दीदी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है बर्तन धोने का। मैं जतिन जी को बोल देती हूँ, वो बाहर से खाना मंगवा देंगे। दोनों बाहर हॉल में आती हैं। जतिन जी प्लीज़ आज आप बाहर से खाना मंगवा लो ना, ज़्यादा नहीं, बस दाल मखनी, मिक्स वेज और तंदूरी रोटी, और आपको खाना हो तो थोड़ा पुलाव भी मंगवा लेना। हाँ हाँ क्यों नहीं, कुछ रह गया हो तो वो भी बोल दो। हम दोनों भाइयों के पास तो पैसों का पेड़ लगा है ना, कि आए दिन होटल से खाना ऑर्डर करो और उस पेड़ से पैसे तोड़ कर उन्हें दे दो। वैसे पैसों का एक ऐसा पेड़ तो होना ही चाहिए, है ना सोनिया दीदी? अरे बंद करो अपनी फालतू बकवास। आज हम दोनों में से कोई भी बाहर से खाना ऑर्डर नहीं करेगा। आप दोनों ही किचन में जाकर खाना बना कर लाओगी। लेकिन जतिन जी,
एक बार बोला ना, अब कुछ लेकिन वेकिन नहीं। दोनों किचन में जाती हैं। अब क्या करे सोनिया दीदी, ये तो जिद पर ही अड़ गए हैं। खाना बनाने के लिए पहले हमें ये सारे बर्तन धोने पड़ेंगे। आप एक काम करो ना, आप ये सारे बर्तन धो दो, मैं सबके लिए पुलाव बना दूंगी। अच्छा, मुझे क्या बेवकूफ़ समझा है? मैं यहाँ 2 घंटे तक ये बर्तन घिसती रहूंगी और तू आसानी से सबके लिए पुलाव बनाकर निश्चिंत हो जाएगी। इन लोगों को बाहर से कुछ नहीं मंगाना तो ठीक है, आज इन्हें घर का खाना ही देते हैं। लेकिन कैसे? ये ले, ये भुने हुए चने हैं, ये मुरमुरा, ये नमकीन और मीठे के लिए ये कुकीज़। आज इन्हें यही खिलाते हैं। दोनों की दोनों चने, मुरमुरे, नमकीन और कुकीज़ के डब्बे लेकर बाहर डाइनिंग टेबल पर रख देती हैं। ये सब क्या है सोनिया? ये नमकीन है, ये कुकीज़ है, ये चना है और ये मुरमुरा है। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है। जब दिख रहा है तो पूछ क्यों रहे हो? हाँ, बिना बड़े मजाक क्या है नितिन जी। मुझे तो लगता है कुछ दिनों में हमें रोज़ रात को मंदिर के भंडारे में जा जा कर ही खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि ना तो ये दोनों कभी रात के बर्तन धोएंगी और ना ही घर में कभी रात का खाना बनेगा। अब जैसा भी है खा ले बेटा, वरना इन दोनों के राज में तो ये भी नसीब नहीं होगा। सभी लोग जैसे तैसे मुंह बनाकर मन मारते हुए उस सूखे नाश्ते को खा लेते हैं। लेकिन अगले दिन दोनों भाई गुस्से में उनसे कहते हैं, देखो आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे प्लेट के अंदर गर्मा गर्म खाना चाहिए। खबरदार अगर कल की तरह फिर से तुम दोनों ने हमें खाने के लिए वो सूखा नाश्ता दिया तो। हाँ शालू, अब बस बहुत हो गया, गर्मा गर्म खाना बनाओ अब सबके लिए। ठीक है जतीन जी। दोनों किचन में जाती हैं। तूने वहाँ पर सबके सामने बोल तो दिया, ठीक है, लेकिन अब खाना बनाएगी कैसे? मैं तो ये बर्तन नहीं धोने वाली। अरे दीदी, आज तो इसका इंतज़ाम मैंने पहले ही कर दिया है। टाडा, ये देखो, डिस्पोजेबल प्लेट्स, स्पून्स और पानी के लिए ये ग्लास। अरे वाह वाह वाह, आज पहली बार तूने कोई अक्ल का काम किया है। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत? ये बर्तन तो खाना खाने के लिए हैं, लेकिन खाना बनाने के लिए तो बर्तन धोने ही पड़ेंगे। कुकर, कढ़ाई, परात, चकला, बेलन, तवा, सब कुछ। अरे इतना सब क्यों? हम डिनर में नूडल्स बनाते हैं, एक ही पतीले में सारा काम हो जाएगा। दोनों कामचोर फिर से काम चोरी करते हुए सबके लिए नूडल्स बना देती हैं और उसे डिस्पोजेबल प्लेट्स में डालकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती हैं। ये क्या है? गर्मा गर्म नूडल्स। आप इन्हें कहा था ना आज आपको प्लेट के अंदर कुछ गर्मा गर्म खाना है, तो प्लेट के अंदर है गर्मा गर्म खाना, यानी कि गर्मा गर्म नूडल्स। हाँ? है क्या देवर जी? खाइए खाइए, बहुत टेस्टी बना है नूडल्स। उनकी ये हरकत देखकर वो तीनों ही चौंक जाते हैं और उन्हें देखते ही रह जाते हैं। अगली शाम दोनों फिर से किचन में अपनी रोज की लड़ाई के लिए तैयार हो रही थी कि तभी उन्हें किचन से कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई देती है। अरे ये किचन से कैसी आवाज़ आ रही है? कौन है किचन में? दोनों किचन में जाती हैं। अरे मम्मी जी, आप ये बर्तन क्यों धो रही हैं? अरे बेटा, आप किसी को तो ये बर्तन धोने ही पड़ेंगे ना। जब तक बर्तन धुलेंगे नहीं तब तक खाना बनेगा कैसे? मैं धो देती हूँ बर्तन, तुम दोनों मिलकर खाना तो बना लोगी ना। देखो, अगर वो भी तुमसे नहीं बन पाएगा ना तो बता दो, कोई बात नहीं, खाना भी मैं खुद ही बना लूँगी। तुम दोनों जाओ, आराम करो। अपनी सास को इस तरह बर्तन धोते हुए देखकर और उनकी ये बातें सुनकर दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। हमें माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। अरे किस बात की माफ़ी बेटा? हमें पता ही नहीं चला कि रोज़ इन बर्तनों के लिए लड़ते लड़ते कब ये नौबत आ गई कि हमारे होते हुए आपको घर के जूठे बर्तन धोने पड़ रहे हैं। हम बहुत शर्मिंदा है मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, आप प्लीज़ ये बर्तन छोड़ दीजिए, मैं और जेठानी जी मिलकर इन्हें धो लेंगे और सबके लिए खाना भी बना लेंगे। आप प्लीज़ अपने रूम में जाकर आराम कीजिए। ठीक है बेटा, तुम दोनों कहती हो तो चली जाती हूँ मैं, लेकिन देखो मेरी ज़रूरत पड़े तो बता देना। हाँ? सावित्री अपने कमरे में जाकर खूब हंसती है और उसकी एक छोटी सी नाटक से उसकी दोनों बहुएं हमेशा के लिए सुधर जाती हैं और दोनों अब बांट बांट कर रात के बर्तन धोने लगती है और मिलजुल कर सबके लिए अच्छा अच्छा खाना भी बनाने लगती है। मैगी जिसने भी बनाई बहुत ही सोच समझ कर बनाई होगी, क्योंकि 2 मिनट में भाई क्या बन सकता है आज के समय में। मैगी ओ मैगी, किसने नाम रखा मैगी तुम्हारा। तभी मैगी बहू निकल कर आती है। मेरा नाम खुद मैंने रखा है, नाम तो विमला था मेरा, लेकिन जानती हो ना, क्योंकि मुझे मैगी के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता तो मैंने अपना नाम ही मैगी रख लिया।
आपको भी तो मेरा नाम अच्छा लगा था ना? याद है क्या कहा था आपने? हाँ हाँ, सब याद है। मेरी मती मारी गई थी तो मैंने ये सब सोचा। खैर, तुम्हारी मैगी 2 मिनट में तैयार होती है, लेकिन तुम तो 2 घंटे में भी तैयार नहीं हो पाती हो यार। दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे कि बहू की माँ आ जाती है। अरे मेरी बेटी, मेरी प्यारी मैगी, कैसी है बेटा? अरे समधन जी, कैसे आना हुआ? सब ठीक है ना? हाँ हाँ माँ जी, सब ठीक ही है। वो मम्मी को मेरे लिए एक साड़ी पसंद आई थी ना, तो वही देने के लिए आई है। साड़ी? अरे वाह, तेरे लिए? अरे सास के लिए क्या लाई हैं आप? हम लोगों के घर बहू की माँ खाली हाथ नहीं आती ना, सास के लिए तो कुछ ना कुछ लेकर आती ही है ना? हाँ हाँ लाई हूँ ना बहन जी, आपके लिए भी लाई हूँ, क्यों नहीं लाऊंगी। वो क्या है, मैंने सोचा कि एक के साथ एक फ्री साड़ी मिल रही है तो फ्री वाली आपके लिए ले आऊं। सास मुंह बना लेती है। फ्री वाली? देखा जरा प्रिंट क्या है। फिर क्या, जो साड़ी सामने आती है वो होती है मैगी के जैसे नूडल्स की प्रिंट वाली साड़ी। हाय रे मैगी प्रेम, ये तो साड़ी भी मैगी प्रिंट की है। नहीं नहीं बहन जी, आप रहने ही दे सारी मैगी। अब मेरा मतलब है ये साड़ी आप अपनी बेटी को ही दे दो, नहीं चाहिए मुझे। सास चली जाती है और माँ बेटी की बातें शुरू हो जाती है। क्या बात है, माँ बेटी बहुत देर से खुसुर पुसुर में लगी है। जरूर कुछ मेरे खिलाफ बात हो रही होगी। मुझे तो लगता है कि झोले में कुछ तो था। क्या था? देखो जरा क्या क्या ला कर दे रही है बेटे को मुझसे छुपा कर। सास जाकर चुपके से नजर लगाती है तो आपस में बात करती दोनों माँ बेटी को सुनती है। बेटा देख तो ये झोले में मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। हाय रे माँ, मैगी के इतने फ्लेवर कहाँ से आए? अरे तू तो गांव में रहती है, शहर में आ कभी कभी देख कितने फ्लेवर आ रहे हैं मैगी में। ले, ये सारे मैगी तेरे लिए। और हाँ, मैं बताना ही भूल गई, मैगी का ये मसाला ये मसाला तो किसी भी चीज में डालेगी ना तो मैगी का ही टेस्ट आएगा। सास बाहर से सर पर हाथ रखकर, अरे ये लोग कितना मैगी खाते हैं, मैगी ही मैगी, मैगी ही मैगी। इतने वक्त बाद माँ आई तो भी मैगी की कहानी लेकर। मुझे क्या। सास चली जाती है। फिर दोनों माँ बेटी बैठकर मैगी खाते हैं। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे कि एक दिन, बहू, आ बहू, देख आज के बाद इस घर में मैगी नहीं आएगी। ये देख क्या लिखा है पेपर में, मैगी में मिलावट हो रही है, इसलिए भारत देश से मैगी को बैन कर दिया गया है। बहू का तो जैसे मुंह ही उतर जाता है। लो जी क्या करे। बहू फटाफट पेपर उठाती है और देखती है कि ये क्या, बात तो सच है, देश से मैगी खत्म। अब बहू का चेहरा उतर जाता है। वो हमेशा के लिए शांत हो जाती है, न ज्यादा खाती है न पीती है और दुबली होती चली जाती है। ये क्या हाल बना रखा है मैगी, मैगी बैन हुई है, तुमने तो अपनी हालत ही खराब कर ली है। मैगी कोई अच्छी चीज नहीं है, निरा मैदा ही तो होता है। हमारे देश में कितनी अच्छी अच्छी चीज है खाने के लिए, वो खाओ। पति बोला जा रहा था, लेकिन हमारी मैगी की दीवानी मैगी बहू, वो तो कुछ भी सुनने समझने को तैयार ही नहीं थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या किया जाए, बहू ने तो खाना पीना सब बंद कर दिया है। माँ, मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं मैं? बेटा यही हाल रहा तो ये तो मर जाएगी। पता नहीं सरकार मैगी पर से बैन कब निकाले, तब तक ये क्या खाना नहीं खाएगी। बेटा तू ना इसे मायके छोड़ा, मरना होगा तो वहीं मरेगी। क्यों? माना माँ तो उसकी माँ नहीं है, लेकिन वो मेरी बीवी है, प्यार करता हूँ मैं उसे। उसके मरने से पहले मैं ना मर जाऊं, वो कहीं नहीं जाएगी। मैं उसे किसी तरह से खाना जरूर खिलाऊंगा। लेकिन लाख कोशिश के बाद भी मैगी बहू खाना नहीं खाती। फिर एक रोज, देख बेटा मैगी ये ले, जाइए खिला दे बहू को। अरे वाह माँ, पर ये कहाँ से आई? अरे तुझे क्या करना है बच्चिया के दांत गिनकर, तू तो ये मैगी बहू को खिला। बेटा खुश होकर बीवी के कमरे में जाता है। मैगी ओ मैगी, देखो मैं क्या लेकर आया। क्या लाए हो? मैगी तो नहीं लाए होंगे ना?
अरे नहीं नहीं बहू, मैगी ही है, ले खा ले, मैंने खुद अपने हाथ से बनाई है बेटा। फिर क्या था, बहू के बेजान शरीर में जान आती है। वो फटाफट कटोरा हाथ में लेती है और धपाधप मैगी खाना शुरू कर देती है। लेकिन ये क्या, 2-4 चम्मच में ही बहू खाते खाते रुक जाती है। क्या हो गया बहू, मैगी अच्छी नहीं लगी? पराठा ला कर दूं क्या? हाँ क्या हो गया मैगी? नहीं खानी मैगी तो कोई बात नहीं, माँ पराठा ला कर देगी। माँ जी, ये जो भी नूडल्स है ना, मैगी नहीं है, मैं इसे नहीं खाऊंगी, इसका टेस्ट अलग है। मुझे तो मैगी ही खानी है माँ जी, मैगी खानी है। ये बोलकर वो रोने लगती है। पति और सास को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे। अरे बेटा, मैं अब भी बता रही हूँ, तू इसे इसके मायके छोड़ा। जिस माँ ने बेटी के अंदर अच्छी आदत डाली ही नहीं, वही भोगता है फिर। लेकिन पति ने मैगी को ठीक करने की ठान ली थी। देखो मैगी, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैगी ज्यादा खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? अच्छा मैगी, कल मैं और तुम घूमने जाए क्या? बीवी भी घूमने के नाम तैयार हो जाती है। अगले रोज दोनों मियाँ बीवी कार में बैठकर निकल जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अरे कहीं नहीं, बस गांव की ओर। देखे वहाँ किसी दुकान में कोई पुरानी मैगी पड़ी मिल जाए। हाँ, बीवी भी खुश हो जाती है, सोचती है कि पति उसे गांव ले जाकर मैगी जरूर खिलाएगा। लेकिन रास्ते में ही वो देखती है कि एक बच्चा कैसे गाय भैंस चरा रहा था। देखो तो, कितना बहादुर है ना ये बच्चा। फिर वो आगे जाती है, देखती है कि एक औरत ढेर सारे कपड़े धो रही थी। वो देखो, गांव का कुआं, खूब पानी पिया है मैंने यहाँ का। पर ये क्या, बीवी को तो दिख रहा होता है कि कैसे औरतें कुएं से पानी निकाल रही होती है। खैर दोनों गांव के घर पहुंचते हैं, जहां मैगी की दादी सास उन लोगों का स्वागत करती है। अरे बेटा, क्या हालत बना रखी है बहू की, खाने को कुछ देते नहीं हो क्या? रुको, मैं कुछ लेकर आती हूँ। रहने दे दादी, वो क्या ना, वो सिर्फ मैगी ही खाती है। वो हो तो वो बना दो। हाँ क्यों नहीं, 2 पैकेट हम लोगों के घर कोई खाता नहीं तो पड़े हैं ऐसे के ऐसे। तो क्या है ना बहू, सेहत खराब करने वाली चीज है, पर फिर भी रखिए तो बना देती हूँ। दादी सास 2 पैकेट मैगी ले आती है, लेकिन मैगी में डाल देती है ढेर सारी हरी सब्जियां और देसी घी। ये ले बहू। मैगी सारी मैगी खा लेती है और खाने के बाद, चलो ना गांव देखने चलते हैं। हाँ, लेकिन पहले ये खाट तो खड़ी कर दो जिसमें बैठे थे। मैगी खाट खड़ी करना चाहती है, लेकिन उससे नहीं उठती। वहीं पीछे से दादी सास आ जाती है और एक हाथ से खाट खड़ी कर देती है। क्यों बहू को खाने को कुछ नहीं देता है? चेहरा भी कैसे उतरा सा है। बहू, हमारे गांव के बच्चे और औरतों को देखो बाहर जाकर, अरे बिना मेकअप के कैसे चेहरे उनके चमकते हैं। बहू बाहर जाती है और सोचती है कि सच्ची न जाने क्या बात है गांव में कि हर कोई चमक रहा है, बलवान है और अच्छी कद काठी का है। सुनो ना, मैं ये कह रही थी कि मुझे भी यहीं छोड़ दो, यहाँ की तो मैगी भी शानदार थी। ऐसी मैगी जो मुझे इतनी शक्ति दे दे, मैंने पहले कभी नहीं खाई थी। देखो मैगी, सच तो है कि आज से पहले तुमने सिर्फ मैगी का फ्लेवर खाया था। आज जो खाई ना, वो तो सिर्फ सब्जियां, साग और घी था। ये लोग अच्छा और ताज़ा खाते हैं, ये वो खाते हैं जिसमें जान हो, जैसे ये फल सब्जी। इन्हें तुम 2 दिन रखो ना तो ये खराब हो जाएगी। लेकिन मैगी का क्या, अगर तुम 2 दिन खोल कर भी रखोगी तो खराब होगी नहीं ना, क्योंकि उस खाने में जान ही नहीं है। और जिस खाने में जान ना हो वो तुम्हें क्या जान देगा? मेरी जान, समझ में आ रही है बात? मैगी को पति की बात समझ में आ जाती है। सही कहा, मैं आज से ताज़ा खाना, फल सब्जियां, दाल ये सब खाऊंगी। मैगी को तो अब बैन ही रहने दो। मैगी, मैं मैगी खाऊंगी, मैं ताज़ा खाना। अरे चलो जल्दी करो, हमें है शहर जाना।